17 नवंबर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब अमीन पूनावाला की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ाई थी। आज 22 नवंबर है, रिमांड आज खत्म हो जाएगी। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। आज मंगलवार है। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। अब से कुछ घंटे बाद उसे दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश को हिला देने वाले इस मर्डर केस में अभी कई बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लिहाजा आफ्ताब के पुलिस रिमांड का बढ़ना तय माना जा रहा है। वैसे आज दिल्ली पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है, क्योंकि अदालत से पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है। आफ्ताब कितना शातिर है, इस पर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब 2 या 2 से ज्यादा मोबाइल नंबर से एक्टिव रहता था। ये देखिए, ये उस फ्रिज का बिल है जो आफ्ताब ने छतरपुर से खरीदा था और जिसके अंदर आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े रखे थे। यहाँ आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल नंबर लिखवाया है, जबकि महाराष्ट्र से वसई से सामान शिफ्ट करने के लिए आफ्ताब ने जिस शिफ्टिंग कंपनी की मदद ली थी, उसकी स्लिप पर दूसरा नंबर लिखा है। 2 अलग अलग नंबर देखकर पुलिस को शक है कि आफ्ताब कुछ और नंबर से एक्टिव रहता था। मुमकिन है उन नंबर्स की पड़ताल से कोई बड़ा खुलासा हो जाए। न्यूज एंड व्यूज में अब बात अहम टेस्ट की। जी हां, दिल्ली पुलिस को आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन कोर्ट से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये दोनों ही टेस्ट नहीं हुए हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। आधी बेहोशी की हालत में जब इंसान का दिमाग लगभग शून्य सा हो जाता है, तब डॉक्टर और जांच टीम सवाल दागने शुरू करती है। इसी तरह नार्को टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। श्रद्धा मर्डर केस में नार्को टेस्ट को ही आफ्ताब के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे कारगर तरीका माना जा रहा है। नार्को टेस्ट कराने का जिम्मा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली का है। हमने यहाँ के सहायक संचालक से बात की। एक्चुअल में ये जो हमारे पास दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट आ गई है और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा जाए, और उसी संदर्भ में हम 3 दिन से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट संभव है। उधर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें केस को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को जांच की अपील की गई है। टेस्ट की तैयारी की जा रही है, लेकिन एक जगह पर लापरवाही हुई है। देश हैरान है और खाकी परेशान। आफ्ताब के खूनी चक्रव्यूह में दिल्ली पुलिस बुरी तरह उलझी हुई है। जंगल की खाक छान ली और तालाब का पानी निकाल लिया, लेकिन सबूत नहीं मिले। इस केस को इतना पेचीदा और आफ्ताब को सबूत मिटाने का समय देने के लिए अब महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस का 12 अक्टूबर यही वो तारीख है जब श्रद्धा के पिता मुंबई के मानिकपुर स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे थे। आरोप है कि पहले तो मानिकपुर पुलिस शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी, फिर डीसीपी रैंक एक ऑफिसर के इंटरफेयर करने के बाद किसी तरह रिपोर्ट लिखी गई। मानिकपुर पुलिस की तेजी देखिए कि 12 अक्टूबर से 26 तक आफ्ताब से कोई पूछताछ नहीं की गई, और इस दौरान आफ्ताब को सारे सबूत मिटाने के लिए 2 हफ्ते मिल गए। एबीपी न्यूज की टीम ने जब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपत राव पाटिल से इस बारे में सवाल किया, तो देखिए कैसे वो सवालों से भागने लगे। सर क्या लापरवाही बरती गई? देर किया गया सर देर किया गया। 12 से 26 तक के बाद जो है कोई सर क्यों? क्या अगर पहले मुंबई पुलिस जांच करती तो सर सीधे एफआईआर लेकर ट्रांसफर हो सकता था सर। इतना ही नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर आफ्ताब का पहला बयान दर्ज करने में भी मानिकपुर पुलिस को 20 दिन लग गए। आफ्ताब दिल्ली से मुंबई पहुंच गया बयान देने, लेकिन मानिकपुर पुलिस के लिए तो दिल्ली बहुत दूर। न्यूज एंड व्यूज में अब बात एक अहम गवाह की। श्रद्धा हत्याकांड में सोमवार को पूनम बिडलानी वसई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में दिल्ली पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाने पहुंची। पूनम ने ही नवंबर 2020 में आफ्ताब की खिलाफ शिकायत करने में श्रद्धा की मदद की थी। बहुत डरी हुई थी, रो रही थी बहुत, और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा किसी ने मारा उसको। ये बयान है पूनम बिडलानी का। पूनम वही महिला है जिसने नवंबर 2020 में उस वक्त श्रद्धा की मदद की थी, जब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में नवंबर 2020 में आफ्ताब के खिलाफ शिकायत की थी। इसी सिलसिले में पूनम सोमवार को वसई इलाके में क्राइम ब्रांच दफ्तर में दिल्ली पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने पहुंची थी, जहां हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने पूनम से बात की। पूनम ने इस बातचीत में बताया कि आफ्ताब श्रद्धा को बेरहमी से पीटता था। श्रद्धा आपके पास एक बार मदद के लिए आई थी, क्या कहकर आई थी आपके पास? सर उस लड़के आफ्ताब से झगड़ा हुआ था, उसने उसको मारा था। आफ्ताब श्रद्धा पर नॉनवेज खाने का दबाव बनाता और ऐसा ना करने पर दोनों के बीच झगड़ा होता था। उस दिन कुछ खाने को लेके झगड़ा हुआ था।
खाने थोड़ा सा बताएं, नॉनवेज लेकर मतलब किस बारे में? पता नहीं, उसने बोला था कि नॉनवेज को लेके झगड़ा हुआ है। श्रद्धा की हत्या के बाद हर दिन आफताब की हैवानियत और क्रूरता के जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर न्यूज एंड व्यूज में जानिए। बीजेपी आज T20 स्टाइल में बैटिंग करेगी। गुजरात में आज बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग का सेकंड राउंड चलाएगी। कारपेट बॉम्बिंग यानी एक ही बार में बहुत बड़े इलाके को कवर करना। आज गुजरात में बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग का दूसरा एडिशन लॉन्च करेगी। 83 सीटों पर कारपेट बॉम्बिंग के बाद आज बीजेपी 93 असेंबली सीट्स पर सभा, रोड शो और रैली करेगी, जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। आज गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया समेत कई दिग्गज मोर्चे संभालेंगे। जेपी नड्डा 11 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच 4 विजय संकल्प रैली करेंगे, तो वहीं अमित शाह भी 11:30 बजे आणंद से रैली की शुरुआत करेंगे, जो 2 बजे थराद, 3:30 बजे दीसा और 7:30 बजे साबरमती में होगी। गुजरात में बीजेपी बीते 27 साल से सत्ता में है और राज्य की 182 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के लिए बीजेपी ने 140 प्लस का टारगेट रखा है। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे हिमाचल चुनाव के साथ 8 दिसंबर को आएंगे। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं दिल्ली में चल रहे वार पलटवार की, क्योंकि गुजरात की ही तरह दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव से माहौल गर्म है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नया स्टिंग जारी कर दिया है। टिकट बेचने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये स्टिंग जारी किया है बीजेपी ने। स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। आम आदमी पार्टी का ये स्टिंग बिंदु श्रीराम ने किया है, जो रोहिणी वार्ड नंबर 54 से टिकट की दावेदार थी। आरोप है कि टिकट के बदले उनसे 80 लाख रुपए की डिमांड हुई। मुझे पता है पूरा का पूरा गैंग चल रहा है और ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते किसी चीज से। मैं तो ये मांग करूंगी, केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। एक हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने स्टिंग जारी किया है। इल्जाम पर इल्जाम लगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया। अब देखना यह है कि इन आरोपों और प्रत्यारोपों का चुनाव पर कितना असर होगा, इनके आधार पर जनता क्या फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी का चुनाव पूरी तरह से हार गई और चुनाव हारने की वजह से ही दिन भर ये लोग बैठ के फर्जी स्टिंग, यहाँ का स्टिंग वहाँ का स्टिंग निकालते रहते हैं। देखिए, सियासत की रवायत है कि वार होगा तो पलटवार भी होगा। बीजेपी ने एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी के खिलाफ दूसरा स्टिंग रिलीज किया है। यूं तो स्टिंग का ताल्लुक दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन से है, लेकिन चुनाव गुजरात में भी है। ऐसे में इसे एक तीर और 2 निशाना माना जा रहा है। शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आरोपों का जवाब गुजरात की जमीन से दिया। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया। उनके पास उसका जवाब नहीं है। टिकट बेचने के स्टिंग के अलावा बीजेपी ने जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट के वीडियो भी जारी किए। केजरीवाल ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन बीजेपी पर सवाल उठाते हुए। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार फिजियोथेरेपी की दलील दे रही है, जिस पर बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है। जवाबों को सुनने के बाद हंसी आती है कि कोई उसको फिजियोथेरेपी का नाम दे रहा है। क्या इस देश में जेल के कैदी के रूम में ऐसी व्यवस्था दी गई है, देखी गई है? कभी नहीं देखी गई। न्यूज एंड व्यूज में अब बात देखिए पिटाई की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें एक विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। लेकिन क्यों और विधायक किस पार्टी का है, आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह गोला ताजपुर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ उनके ही कार्यकर्ताओं ने मारपीट कर दी। दावा है कि आपके कार्यकर्ता एमसीडी में टिकट बंटवारे से नाराज थे, जिसकी वजह से जब मटियाला विधायक गुलाब सिंह यादव उनके बीच पहुंचे तो कार्यकर्ता अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और आम आदमी पार्टी चोर है के नारों के साथ विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी।
वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, पिट गए आम आदमी पार्टी के विधायक जी। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव को टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। केजरीवाल जी, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के सभी भ्रष्टाचारी विधायकों का नंबर आएगा। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी स्टिंग के जरिए आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रही है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का एक नया मौका मिल गया है। करीब 10 दिन पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर गुजरात कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि चुनाव में पीएम मोदी को औकात बता देंगे। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पीएम मोदी ने भी देखी, इस वक्त का इंतजार किया और गुजरात की धरती से मधुसूदन मिस्त्री को जवाब दिया। गालियों को गहना कैसे बनाते हैं, ये कल गुजरात के सुरेंद्र नगर में पीएम ने फिर बताने की कोशिश की। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान का पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। एक कांग्रेस वाला कहते आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। तमे तो बता राज परिवारों छो, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું। इसके बाद पीएम भरूच के जंबूसर पहुंचे। पीएम ने यहां बिरसा मुंडा और भगवान राम का जिक्र करके आदिवासी वोटर्स को लुभाया। चुनाव प्रचार का अगला पड़ाव था नवसारी, जहां से पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया और यह दावा किया कि इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो वहीं राहुल गांधी भी गुजरात के प्रचार युद्ध में उतर चुके हैं। सोमवार को उन्होंने 2 रैलियां की। आदिवासी दांव खेलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और मोरबी हादसे को लेकर भी बीजेपी पर बरसे। राजकोट की रैली में राहुल गांधी ने मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ओम शांति। बीजेपी पर हादसे के जिम्मेदारों को बचाने का आरोप लगाया। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? राहुल गांधी ने सूरत में, महुआ में भी रैली की। आदिवासी वोट बैंक पर फोकस रहा। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और ये देश आपका है। तो राहुल गांधी ने वार किया तो किस अंदाज में पलटवार हुआ है वो आपको दिखाते हैं। अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। કોંગ્રેસ વાળાને તો આદિવાસીઓ આ દેશમાં છે એની ખબર જ નહોતી। તમે વિચાર કરો, ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા ભાઈ? કૃષ્ણના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? 1857 ની લડાઈમાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? આ દેશની સંસ્કૃતિ, આ દેશ માટે આટલું બધું કર્યું, પણ આ કોંગ્રેસ વાળાને ખબર જ નહોતી કે આદિવાસીઓ હોય છે। નહીં તો આઝાદીના આટલા બધા વર્ષો પછી જ્યાં સુધી અટલજીની સરકાર ના બનીને ત્યાં સુધી આદિવાસીઓ માટે કોઈ મંત્રાલય જ નહોતું। બોલો। जम्बूसर की रैली में पीएम मोदी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं गिनाई। कांग्रेस पर आदिवासियों की अनदेखी करने और मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। कोई मैंने आदिवासी नु जाकेट पहरावे कि मैंने आदिवासी पागड़ी पहराव तो मजाक उड़ावता था। आदिवासियों ना पहरवेश ऊपर मजाक उड़ावनारी आ कांग्रेस पार्टी अने एमना कांग्रेसना नेताओ वार तहेवारे आदिवासीओ अपमान करनारा लोको एमना पासेथी आदिवासीओना कल्याणनी कल्पना ज ना करी शका। भाईओ, न्यूज एंड व्यूज में अब बात बीजेपी के मिशन 1 करोड़ की। देखिए, एमसीडी चुनाव में फिर बादशाह साबित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। नड्डा ने बीजेपी यूनिट को 1 करोड़ दिल्ली वालों से मिलने का टारगेट दिया है।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लड़ने के लिए नड्डा एक नई रणनीति के साथ कल दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। नड्डा तकरीबन 4 घंटे बीजेपी दफ्तर में रहे और 3 अलग-अलग मीटिंग्स में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत अप है और कल जो रैलियां हुई हैं 14 जिलों में, उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खुश हैं और जो सड़कों पे लोगों का समर्थन दिखा है उसके लिए हमारी उन्होंने पीठ ठोकी है सभी सांसद विधायकों की। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने दिल्ली बीजेपी यूनिट के सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में ही रहें और 27 नवंबर को महाजनसंपर्क अभियान चलाएं। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए नड्डा ने दिल्ली बीजेपी को 1 करोड़ लोगों तक संपर्क करने का कठिन टास्क दिया है। पार्टी ने सर्वे कराया है, उसमें 200 से ज्यादा सीटें पार्टी जीत रही है। उन्होंने चर्चा करी कि सारी लोकसभा में क्या स्थिति है, कौन सी सीटें अच्छी पॉजिटिव हैं, कहाँ पे मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल किए जा रहे हथकंडों की। कोई कैंपेन थीम लॉन्च कर रहा है तो कोई एक दूसरे को एक्सपोज कर रहा है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में अब तीनों बड़ी पार्टियां फ्री हिट मोड में खेल रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एमसीडी चुनाव में तीनों ही दल अब पावर हिटिंग के मूड में आ चुके हैं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। हम लोग एक नया कैंपेन पूरी दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं जिसका नारा है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। ये कैंपेन पूरी दिल्ली में अब चलेगा। 24 नवंबर से बीजेपी के कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और स्टेट सीएम दिल्ली की सड़कों पर सभा, रोड शो और रैलियां करते नजर आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ रोड शो किया, विजय संकल्प रोड शो, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। तो वहीं कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे अजय माकन। आज दोपहर 1 बजे केजरीवाल सरकार की बिजली नीति पर माकन कोई बड़ा खुलासा। खबर गुजरात चुनाव से। गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 गैर गुजराती राजनीतिक चेहरे बहुत सुर्खियों में। इन दोनों की रैलियों में भीड़ भी खूब आ रही है और तालियां भी खूब बजती हैं। देखिए बैटल ऑफ गुजरात में योगी बनाम ओवैसी पर यह रिपोर्ट। ये लखनऊ से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात का छोटा उदयपुर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहाँ भी भीड़ का रेला है। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की गुजरात चुनाव में जबरदस्त डिमांड है। प्रत्याशी मांग कर रहे हैं कि उनकी असेंबली में योगी की रैली और जनसभा जरूर हो। इसी सिलसिले में कल योगी छोटा उदयपुर पहुंचे और अपनी स्टाइल में विरोधियों पर शब्द बाण छोड़े। कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? वैसे गुजरात के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी भीड़ को लुभा रहे हैं। अहमदाबाद की रैली में ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टारगेट किया। भाजपा को हराइए, यहाँ से मुकाबला जमालपुर में, मुकाबला मंजलिस का और बीजेपी का है, मुकाबला ओवैसी का और मोदी का है। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप ओवैसी को कामयाब करेंगे या भाजपा को कामयाब करेंगे। न्यूज एंड व्यूज में अब बात एक ऐसी खबर की जो वायरल है और कांग्रेस इससे बेचैन हो गई है। कल नरेंद्र मोदी के सामने एक छोटी सी बच्ची ने बीजेपी की उपलब्धियां बताते हुए एक भाषण दिया, एक कविता सुनाई। जो वीडियो वायरल हुआ है उससे कांग्रेस अब बेचैन हो गई है। बच्ची से चुनाव प्रचार करवाने का आरोप लगा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को मौजूदा दौर के सबसे अच्छे वक्ताओं में गिना जाता है। मोदी के धारदार भाषण विपक्ष को बेचैन कर देते हैं, लेकिन इस बच्ची ने जब बोलना शुरू किया तो पीएम आश्चर्य से सुनते रह गए। ये वीडियो गुजरात के सुरेंद्र नगर का है, जहां कल मोदी ने रैली की थी। इस बच्ची का नाम अद्याबा जडेजा है, जो लिबंडी से विधायक किरीट सिंह राणा की भतीजी है। अद्याबा ने बीजेपी के सिंबल वाला दुपट्टा पहना था। अद्याबा ने अपनी स्पीच में अयोध्या में राम मंदिर, पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम जैसे मुद्दों पर बीजेपी की तारीफ की थी। वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर चुनाव प्रचार के लिए एक बच्ची के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली कांग्रेस के चीफ अनिल चौधरी पीएम मोदी की शिकायत करने
चाइल्ड राइट्स कमीशन जाएंगे। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात बर्बरता की। देखिए, मथुरा में सूटकेस में मिली 22 साल की लड़की की लाश के राज से पर्दा हट गया है। पुलिस के मुताबिक मामला हॉरर किलिंग का है। आरोपी मां और बाप अरेस्ट हो गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही माता पिता हैं जिन्होंने झूठी शान और आन के लिए अपने कलेजे के टुकड़े अपनी 22 साल की लड़की आयुषी को मौत के घाट उतार दिया। मां और बाप दोनों को जेल भेजा जा रहा है। आयुषी दिल्ली के बदरपुर इलाके की रहने वाली थी। बीसीए की स्टूडेंट थी। 1 साल पहले उसने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए चली जाया करती थी। इसी को लेके उस दिन भी विवाद हुआ। जब आयुषी घर लौटी तब तक उसे मारने और लाश ठिकाने लगाने का प्लान बन चुका था। पिता ने उसे गोली मार दी, फिर उसकी मां के साथ मिलकर लाश को सूटकेस में भरा, गाड़ी में रखा और एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास झाड़ियों में फेंक आए। मार्ट टोल प्लाजा पे ये करीब 7 बजे के आसपास कैप्चर हुए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर नियमों को ठेंगा दिखाकर ताजमहल परिसर में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। ये वही वीडियो है जिसकी वजह से ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है, विवादों में है। वीडियो में दिख रहा है एक पुरुष और महिला ताजमहल के गार्डन में बैठे नजर आ रहे हैं। सफेद कुर्ता पजामा पहने हुआ शख्स सफेद टोपी लगाए हुए और नमाज पढ़ रहा है। उसके नजदीक ही एक महिला भी बैठी हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो रविवार का है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए, एएसआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। अगर विदेश समुदाय द्वारा ये जो महल के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जाए। बीते 7 महीने में ताजमहल में नियमों को ताक पर रखकर नमाज पढ़ने का ये तीसरा मामला है। जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद हम लोगों के संज्ञान में आया है। संज्ञान में आने के बाद हमारे स्टाफ ने, सीआईएसएफ ने उसकी तहरीर जरूर संबंधित थाने में दी हुई है। ताजमहल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक है। वहां मौजूद शाही मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोग शुक्रवार, रमजान और ईद और बकरीद पर ही नमाज अदा कर सकते हैं। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका राठौर, ये भारतीय महिला क्रिकेट के वो सितारे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। अब इस लिस्ट में फिरोजाबाद की एक मजदूर की बेटी का नाम भी जुड़ने वाला है। पिता ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, भाई मजदूरी का काम करता है, लेकिन सोनम के टैलेंट के सामने ये बाधाएं मामूली हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली 16 साल की सोनम यादव अब टीम इंडिया की जर्सी में दिखेंगी। सोनम का सिलेक्शन भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हो गया है। अब सोनम अगले साल जनवरी में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका भी जाएंगी। ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाले सोनम के पिता मुकेश यादव खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पूरा फिरोजाबाद आज उन्हें सोनम के पापा के नाम से पुकार रहा है। पिता का सीना गर्व से फूला है। वो कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और बेटियां बहुत नाम कर रही हैं। अच्छा, आप अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। मैं 2 ड्यूटी करता था 12 घंटे, तो उसके धीरे धीरे उसका डायरेक्ट बन गया, अपनी जगह पहुँच गई। वो चाहता हूँ कि इंडिया में खेले। सोनम फिरोजाबाद में 7 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही है। सोनम लेफ्ट आर्म स्पिनर है और मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करती है। मजदूर की इस बेटी का संघर्ष पूरे देश के लिए प्रेरणा है। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर अपराध से जुड़ी हुई है। अब हम आपको यूपी और कन्नौज से आए ये क्राइम स्टोरी दिखाते हैं। गोरखपुर में सीसीटीवी में लाखों की चोरी पकड़ी गई है, तो कन्नौज में क्राइम ब्रांच का ऑफिसर ही लूट का शिकार हो गया है। जरा सी नजर फिरी और लाखों का सामान उड़न-चू। गोरखपुर में एक शादी समारोह के दौरान 2 लड़कियों ने 10 लाख के जेवर चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये देखिए, इस महिला के पास एक बैग है जिसमें लाखों के जेवरात रखे हैं। बातचीत में ये इतनी मशगूल हो गई कि इन्हें बैग का ख्याल ही नहीं रहा। मौका पाते ही लड़कियों ने बैग पार कर दिया। मामला 15-16 नवंबर की दरमियानी रात का है। धम्माल इलाके के रहने वाले अब्दुल वहाब खान के छोटे बेटे नुमान खान का निकाह था। दुल्हन को देने के लिए लड़के वालों ने इस बैग में ज्वेलरी रखी थी। बैग लेकर 2 लड़कियां फरार हो गई, जिनकी तलाश गोरखपुर पुलिस कर रही है। अब कन्नौज से एक चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं। यहाँ क्राइम ब्रांच में तैनात एसओ के साथ बदमाशों ने लूटपाट कर दी।
उरई क्राइम ब्रांच में तैनात एसओ अवधेश कुमार बदायूं जा रहे थे। जलालपुर में लुटेरों ने इनकी कार भी लूटी और इनको मारा पीटा भी। हालांकि लुटेरों ने बगुआ भट्टा के पास एसओ की कार लावारिस हालत में छोड़ दी और फरार हो गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।